नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। जैसा कि अब पिछले हफ्ते हम लोगों ने सेंसेई अजीत श्रीवास्तव जी से बहुत सारी बातें की थी। आज फिर आमंत्रित किया है सेंसेई अजीत श्रीवास्तव को अपने आरंभ के पेज पे। मैं आज कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ जो हमारी तरफ से भी हैं और कुछ जिज्ञासाएं लोगों की थी, जिनको हम लोग आज सेंसेई अजीत श्रीवास्तव से पूछेंगे और जानेंगे कि आगे की क्या योजनाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं मार्शल आर्ट, आइकिडो और कराटे दोनों के बारे में। तो आइए मिलते हैं सेंसेई अजीत श्रीवास्तव से। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज आपसे दो बातों पर हम लोगों को चर्चा करनी है कि कराटे, जो अब तक आपने पिछली बार बताया था कि 30 वर्ष आपने इस विधा को दिया कराटे, 30 वर्षों में कितने लोग होंगे जो अब तक आपसे लाभान्वित हो? अब इसका गिनती तो कभी रिकॉर्ड तो रखा नहीं, लेकिन यह है कि मैक्सिमम लोगों ने इस चीज़ को सीखा है। बहुत से लोगों को मैं पहचानता भी हूँ, बहुत लोगों का नाम भी मैं भूल गया कौन से लोग थे। लेकिन कभी कभी फेसबुक या कभी किसी परिचितों के माध्यम से जब उनके बारे में पता चलता है तो लगता है चलिए कम से कम वो जहाँ भी हैं सफल हैं। और आज उन्हें याद है कि कभी उन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस की है। तो एक अंदाज़ा तो नहीं बता सकता। अब कहने के लिए तो मैं 20,000 30,000 कुछ भी बोलूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी एक लमसम कुछ संख्या जो जनता जानना चाहती है अब तक कितने? हमारे लोगों के थ्रू आउट, मतलब मुझसे जितने भी लोग मेरे से ट्रेनिंग लिए और सीखे सिखाया, तो आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि नियर अबाउट 30 to 35,000 लोगों ने सीखा होगा। और हमारा शुरू से एक मेरा प्रयास रहा है कि कभी भी किसी आर्ट को किसी पर थोपा ना जाए, स्वेच्छा से सीखे। क्योंकि आज के समय में इस आर्ट की बहुत जरूरत है लोगों को। जैसे कि हम लोगों ने शुरू से ही हमारा एक मुहिम रहा है कि बच्चियों को कोई भी कहीं भी कोई छेड़ ना पाए। एक ही मकसद है हमारा कि अगर छेड़ा धो डालेंगे। और इस कार्यक्रम को हम लोग विगत जब से मैं सीख रहा हूँ तब से तो नहीं कर सकता, लेकिन सीखने में जब से सिखाने की प्रक्रिया हुई तब से मैं और मेरे जो प्रशिक्षु सीनियर प्रशिक्षक जो बने हैं, मेरे से सीखे हुए प्रशिक्षु, उनकी मेहनत से हम लोगों ने पूरे बनारस शहर में और बाहर भी कुछ जगहों पे जाकर हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है। बहुत से हमारे प्रशिक्षक जो हमसे आज हमारे साथ में पिछले बताया था, कुछ हमारे साथ हैं, कुछ नहीं है, कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन हम सबका आज भी वही मुहिम है कि हम लोग किसी न किसी तरीके से बच्चियों के अंदर यह सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया जाए कि अपनी आत्मरक्षा, अपनी आत्मनिर्भरता को कायम रखें। मतलब कह सकते हैं कि जैसे आपसे सीख के कुछ लोगों ने अपना इसको ही अपना जीवन पालन का जी साधन बना रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि कोई भी बच्चा अगर सीखने आता है तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ट्रेनर बनने आता है। हर बच्चों का अपना अपना एक अलग लेवल होता है। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, उनका एकाग्रचित नहीं होता है मन, उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने के लिए ये आर्ट सीखते हैं, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो कहीं उनको पढ़ाई में, कहीं उनके किसी कार्य करने की शैली में, कभी उनके सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है इन सब आर्टों को करने से। जो नहीं कि आदमी सिर्फ ताकतवर बन जाए, मजबूत बन जाए तो सिर्फ मारपीट ही करेगा या सिर्फ अपना सेल्फ प्रोटेक्शन ही करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना हाई है। बहुत से ऐसे उदाहरण है हमारे बीच में, बच्चे हमारे आज अच्छे लेवल पे हैं। कहीं कोई किसी कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, तो कहीं कोई डॉक्टर के रूप में है। तरह तरह के लोग अलग अलग जगहों पे हैं। तो खुशी होती है कि चलिए हम लोगों ने एक जो मुहिम चलाया था कि गर्ल्स को एक्टिव करना है, गर्ल्स लड़कियों के लिए एक लड़कियां प्रतिभावान बने, और साथ ही लड़कों के प्रति भी हमारी वही संवेदना, वही स्थिति यही है कि वो एक संस्कारवान बने। जरूरी है आज के समय में बच्चों का संस्कारवान होना और बच्चियों का मजबूत होना। क्योंकि बच्चियां शुरू से ही में देखा जाता है समाज का ये वर्ग, वैसे तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग हैं, दोनों का सामंजस्य है, लेकिन बच्चियां बहुत ही सपोर्ट करती हैं अपने परिवार और समाज के लिए। लेकिन बच्चों में पता नहीं कहाँ से ये दुर्भावनाओं का शिकार होते जा रहे हैं, वो अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं। आज उन्हें किसी अपने अंकल, अपने फादर, अपने मदर या कह सकते हैं दादा दादी का कोई भय नहीं रह गया।
कहीं ना कहीं संस्कार की कमी उनके अंदर है, जो हमें प्रदान करनी है, और ये हम देते हैं अपने डोजों के माध्यम से। मैंने ये कहता, बहुत से सेंटर चलते हैं, बहुत से क्लासेस चलती हैं, मैं वहाँ पर जाके देखता हूँ कि टीचर और कोच को सिखाने में पता नहीं क्यों गाली गलौज का एक माहौल बना होता है। मैं नहीं समझता कि बच्चों को गाली देकर ही सिखाया जाए। मेरा जो अपना अनुभव है, हर बच्चों के अंदर अपना एक सेल्फ कह सकते हैं आप उसको, एक आप सम्मान उनका भी एक अपना होता है। उनको बिना चोट पहुंचाए अगर आप सिखाते हैं के साथ, हाँ, अगर उनका आप सम्मान को बिना खोए आप उन्हें सिखाते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों से बहुत बेहतर न बन पाए, कुछ बच्चों में उनके अंदर आग भरने के लिए जरूरी है कि कुछ फाउल लैंग्वेज का यूज बिना किए अगर उनको हम अगर ऊपर पहुंचा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। मैंने जहाँ तक सुना है और महसूस भी किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने भी सीखा है, तो उस दौरान मैंने देखा कि मार्शल आर्ट सीखने वाले बच्चों की बुद्धि बड़ी तीव्र, इसके पीछे कुछ लॉजिक जैसा कि मैंने महसूस किया। एक तो मार्शल आर्ट सबसे अच्छी विधा इसलिए कही जाती है, इसमें डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है, और जहाँ भी डिसिप्लिन है वो क्षेत्र हमेशा ग्रोथ किया, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखते हैं। जैसे खेल को भी एक डिसिप्लिन का एक माध्यम मानते हैं। साथ ही आप देखते होंगे कि मिलिट्री जो होती है हमारी देश की मिलिट्री, उनका भी एक डिसिप्लिन होता है, जिसकी वजह से आज हमारा सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है, और हम लोग इस सुरक्षित सीमा के अंदर अपने घरों में फ्री इंजॉयमेंट करते हैं, फ्री रहते हैं। तो जरूरी है किसी भी चीज़ का अनुशासित होना। जिस भी विद्यालय में अनुशासन की पहली प्राथमिकता है, वो विद्यालय, वो समाज हमेशा ग्रोथ करेगा। यही परिकल्पना है, और इसमें ही हम लोग देखा है कि हमारे मार्शल आर्ट से बेहतर कुछ नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे ये पूछने के पीछे रीज़न बस इतना ही था कि मार्शल आर्ट सीख आप अनुशासित हो सकते हैं, आप रिस्पेक्ट देना और लेना दोनों ही समझ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं सीखने के बाद, कि स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, और कोशिश करें कहीं भी सीखें, लेकिन सीखें जरूर आत्मरक्षा। आज हम लोग एक प्रश्न और मन में उठा उस बार के वार्ता के दौरान, आइकिडो की जर्नी, क्योंकि आपने बताया कि कराटे के साथ साथ आपने आइकिडो की भी ट्रेनिंग ली, उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहिए। आइकिडो की जर्नी हमारी जो थी वो 2009 से 2009 क्या 2010 कर सकते हैं उसको। 2009 से मैं यहाँ गया था 13 नवंबर को वाराणसी से मुंबई। हमारे सर संजय टी राय सर, जो मुंबई में ही रहते हैं, और वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे है, जहाँ पे एज डायरेक्टर हैं। उनका बार बार ये था कि अजीत, कभी तुमको ट्रेनिंग करना हो तो हमेशा यहाँ पे आ सकते हो। तो मुझे लगा क्यों ना मैं कुछ साल उनके साथ रह के उनसे कुछ सीख सकूँ, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि आप, जैसे हम जाते हैं किसी कैंप में, 2 या 3 दिन का ही समय हमारे पास होता है, वहाँ सीखते हैं, उसी में हमारा सारा दिनचर्या, और कुछ सीख पाते हैं, कुछ नहीं सीख पाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत कम समय होता है। तो इस सोच के लिए, क्योंकि हमारे चूँकि यहाँ पर टीम बहुत बड़ी थी और लोग संभालने वाले यहाँ अधिक हो गए, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं जाऊँ और गुरु जी के सानिध्य में कुछ साल रहूँ और सीखूँ। और आइकिडो को सीखने में मुझे नियर अबाउट, मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरह से सीख पाया हूँ, लेकिन जो कुछ सीखा, स्नेह धीरे धीरे सीखा, वो समय लगा। लेकिन नियर अबाउट हमको 2010 से स्टार्ट किया, 2015 तक मैं जो सीख पाया, मैं फर्स्ट क्यू था 2015 तक। फिर फर्स्ट क्यू के बाद मुझे शोधान लेना था, जिसके लिए मुझे 1 साल और रुकना पड़ता वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं रुका वहाँ पे। फिर मैं चला आया, क्योंकि यहाँ पे मुझे आना जरूरी था, और मैं आया तो फिर कुछ चीज़ों को कंटिन्यू किया यहाँ पे, और फिर जाके 1 साल बाद मैंने वहाँ पे एग्जामिनेशन दी, और फिर जाके मैंने शोधान में आया। उद्देश्य क्या था मार्शल, मतलब कराटे से आइकिडो की तरफ मोड़? मेन था कि आइकिडो जो है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, कराटे भी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट था, लेकिन कुछ समय से उसमें तब्दीलियां आई और लोग स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों का रुझान होने लगा। और कराटे ट्रेडिशनल और स्पोर्ट्स दोनों अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है, एक अच्छा, लेकिन एक होता है कि 25 ईयर एज तक, 5 साल से लेकर 25 ईयर एज तक बच्चा स्पोर्ट्स तो कर सकता है, लेकिन 25 ईयर के बाद जब वो फैमिली लाइफ में जीता है, उस हाल में वो उतने अच्छे पंच और किक उसको नहीं चला सकता, उतना अच्छा वो परफॉर्मर नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे उसकी जो एबिलिटी जो है घटती जाती है।
और ये होता है कि फिर उसको ये ट्रेडिशनल ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ट्रेडिशन में हमारे जो महागुरु हैं, फादर ऑफ कराटे सेंसेई ब्रज मिस्त्री जी, ऐसा नहीं कि हमने कराटे को छोड़ा, वो आज भी ट्रेडिशनल करते हैं, हम भी उनके साथ में ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। और साथ ही हम इस आइकिडो विधा को सीखा क्योंकि इसमें अध्यात्म के साथ साथ आपके बहुत ही ऑफेंसिव गेम है, खेल है ये, जैसे कह सकते हैं एक आर्ट है। मार्शल आर्ट में एक इसको आर्ट ही कहे तो ज़्यादा अच्छा आर्ट ही है, खेल तो बस समझने की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि भी इसमें भी चैंपियनशिप होता होगा। पहला क्वेश्चन ये होता है कि जब आप सीखते हैं तो आईपीडो में चैंपियनशिप है क्या? हाँ, जबकि इसमें चैंपियनशिप नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस और उस पर आपके द्वारा किए गए प्रहार और बचाव का ही जो प्रक्रिया है कुछ दर्शकों को कुछ बताएंगे आइकिडो के बारे में कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, कि अगर कोई व्यक्ति सीखता है, जैसा आपने कहा कि 25 साल की आयु तक तो वो स्पोर्ट्स कर सकता है, लेकिन 25 साल के बाद कितनी एज तक वो आइकिडो या फिर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट कर सकता है, या फिर उसको करने से क्या लाभ हो सकता है? ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की कोई लाइफ नहीं है, वो आजीवन कर सकते हैं आप 5 साल से लेकर आप जितने दिन तक आप जीवित हैं तब तक आप कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जापान का जो बर्थ रेट है वो 120 है, और हमारे इंडियन का लोगों का 60 है। रीजन यह है कि हमारे लोग एक लिमिट के एज के बाद बोलते हैं अब एक्सरसाइज नहीं होगा, बस छोड़ देते हैं और उसको फिर कंटिन्यू नहीं करते, जबकि जापान के लोगों में आदि मस्ट है कि वो कोई ना कोई एक मार्शल आर्ट चूज करते हैं और उसे तब तक वो ट्रेनिंग में रहते हैं जब तक वो जीवित रहते हैं। और इसलिए आज वो छोटा सा एक द्वीप है, कह सकते हैं छोटा सा द्वीप समूह है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं या फिर हमने भी सुना है कि मार्शल आर्ट भारत में, ये मैंने तो पहले पिछली बार ही बताया था आपको बताया था, तो जापान में इतना प्रचलित और भारत में नहीं है, तो इसके लिए पीछे कोई प्रयास हो रहा है क्या? लेकिन होता क्या है कि जब आप जीवन को जैसे हमारे यहाँ योगा है, एक समय था कि योगा को लोग भूल चुके थे, फिर एक समय आया कि योगा को लोग जानना शुरू किए, पहचानना शुरू किए, और आज योगा को लोग जानते हैं कि योगा इंडिया का ही है, और आज योगा विश्व पे पटल पे छाया हुआ है, और उसके लिए एक दिन हम योगा दिवस के नाम पे मनाते थे। ऐसा कोई प्रयास हो रहा है कि मार्शल आर्ट जो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे भारत का आर्ट है, कभी भारत में भी उतना ही प्रचलित होगा जितना जापान में है? इसके पीछे कोई प्रयास किसी संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी समूह द्वारा हो रहा हो, या करने का कुछ प्रयास हो रहा हो? सब अपने अपने स्तर पे तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई इसमें सरकार का भी कोई इसमें रोल नहीं है इस आर्ट को बढ़ावा दिया जाए, और न ही इस पर कोई विशेष कोई संस्था इस पर कार्य कर रही है। सभी का यही प्रयास है कि बस चल रहा है ठीक, और लोग अपने अपने स्तर से ही काम कर रहे हैं। जबकि इसे भी एक जैसे योगा है वैसे ही मार्शल आर्ट को भी, क्योंकि एक बार ऐसे ही जहाँ तक हमने किताबों में पढ़ा था कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो हमारी थी बिहार में, जिस पे अटैक हुआ था, और वहाँ पे मारने वालों की संख्या, अटैक करने वालों की संख्या कम थी, और जो वहाँ पढ़ने वाले छात्र थे उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण ठीक केवल वो शास्त्रों को ही जानते थे और शस्त्र का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो लाइब्रेरी जला दी गई, और आज हमारे पास वो धरोहर हमारी समाप्त हो गई। मतलब शास्त्र के साथ शस्त्र की भी बहुत जरूरत है। ऐसी मांग हम लोग भारत सरकार से कर सकते हैं। जरूर। तो कम से कम एक मार्शल आर्ट, इसके पीछे कोई प्रयास सर आपका? अभी तक तो हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं किया, लेकिन ये है कि हमारी शुरुआत हुई है, और हम चाहते हैं कि इस विधा को लेकर हम भारत सरकार से जरूर इस पर वार्ता करें कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, हम भी उनको इस बात को बताएं कि सर आप भी इस दिशा में हमारा समर्थन कीजिए, और हम इसको एक विश्व पटल, जैसे योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, वैसे मुझे लगता है मार्शल आर्ट को भी जरूर, क्योंकि हमारी जर्नी रही है, और यहीं से जब इसका स्टार्टिंग हुआ है, महादेव की ही कृपा से ये पनपा है, तो मुझे लगता है कि इसे भी भारत सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर एक प्रक्रिया करनी चाहिए। सर आपसे काफ़ी बातें हुई, और समय को ध्यान में रखते हुए आज हम वार्ता को यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि चलते चलते इस नई पीढ़ी के लिए कोई संदेश हो तो आप दे सकते हैं। नई पीढ़ी के लिए बस यही संदेश है कि अपनी मूलभूत जो उनके जो परंपरा रहे हैं,
उनसे दूर मत होइए, क्योंकि आज देखिए फिर एक समय अगर ये वैश्विक महामारी नहीं होती तो शायद हाथ जोड़ना हम भूल चुके थे। हम हमेशा शेक हैंड या गले मिलना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। आज वो संस्कार वो फिर से संस्कृति हमारी वापस हमें पुकार रही है। तो आप सब आइए, हम आप सभी लोग मिलकर अपनी संस्कृति को बचाएं और अपने को संस्कारवान बनाते हुए परिवार समाज में अपनी एक अलग छाप बनाएं, जिससे कि हमारी एक अलग पहचान हो। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सर की बातें सुनी और उनका जो आपसे आग्रह है कि संस्कारी बने और संस्कारों से जुड़े रहें, परिवार में पारिवारिक रहें और सामूहिक परिवार के प्रति सोच अपनी बढ़ाएं, जिससे कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों को भी।